स्टार्ट कर दी है, बट अगर कोई ओके सर। नेटवर्क इशू जनरेट होता है तो प्लीज रिस्पॉन्ड करिएगा, सो दैट उसको ऑफ करके फिर हम आगे बढ़ सकें। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। सो ध्यान से ओके सर, देखिएगा। थैंक यू। वेलकम बच्चे। चलिए, अब ये जो चारों वर्ड्स हैं इसको देखिए, ठीक है। चारों जो वर्ड्स हैं ये आपका डायमेंशन लेस वेरिएबल, ठीक है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल एंड डायमेंशनल कांस्टेंट। इस पे हमारी बात हुई कि सबसे पहले आपका जो कंसर्न है, सबसे पहले जो आपका फोकस है वो इस बात पे होना चाहिए वेदर द क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस और इट इज डायमेंशनल। ओके, your focus should be on whether a quantity is dimensionless or it is dimensional. Okay, dimensionless का मतलब कि उसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, और कोई डायमेंशन नहीं होने का मतलब है that the quantity is independent of the fundamental quantities. Okay, सो आप उसको या तो m0 l0 t0 से लिख सकते हो, या तो आप उसको किसी भी नंबर से स्पेसिफाई कर दो, किसी भी कांस्टेंट से स्पेसिफाई कर दो, दैट्स अप टू यू। बट ये है कि वो शो करना चाहिए कि भैया क्वांटिटी इज नॉट डिपेंडिंग ऑन, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, चलिए, अब जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ ओरली इसको करते हैं, आंसर करते हैं, तो फिर हम इस कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर नोट डाउन करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा और जल्दी से जवाब देंगे, सुनते ही जवाब देना सब लोग, ठीक है। अनम्यूट करके आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। माय क्वेश्चन इज, ओके, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए, ठीक है, लेट्स टेक अ क्वांटिटी एक्सेलरेशन। ओके, इट इज डायमेंशनल और इट इज डायमेंशनलेस। जल्दी। डायमेंशनल। यस, तो एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि डायमेंशनल है। ये बात हमें पहले हमारे दिमाग में घुस जानी चाहिए कि हाँ भैया इसमें डायमेंशन होता है। नाउ अब बताओ, इट इज वेरिएबल और कांस्टेंट? वेरिएबल। वेरी गुड, बिकॉज आपने कई कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हर क्वेश्चन में आपको जो एक्सेलरेशन की वैल्यू थी डिफरेंट मिल सकती है, तो यानी कि इट इज अ डायमेंशनल वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूं, मान लीजिए मैं डायमेंशनल वेरिएबल के सामने अगर क्वांटिटीज को डिफाइन करूं, तो मैं कोई भी क्वांटिटी जो मैं पढ़ूंगा यहाँ पर ले सकता हूँ भाई। एक्सेलरेशन हो गया, ओके, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई। तो ये जो हमारी क्वांटिटीज हैं, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी, दीज क्वांटिटीज आर डायमेंशनल एंड दे कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज, सो दे आर वेरिएबल। ओके, अच्छा, अब बात आती है सर डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या होंगे। ठीक है भैया, चलो, पाई, व्हाट इज पाई, बताइए पाई को कहाँ कैटेगराइज करें? पहले ही बताइए, पाई आपका डायमेंशनल है या डायमेंशन लेस है? यस, सो पाई इज डायमेंशन लेस एंड इट इज अ वेरिएबल और कांस्टेंट? वेरिएबल कांस्टेंट। तो यानी कि जो आपका पाई है, पाई ले लो, कोई नंबर ले लो, 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, ठीक है, ऐसे नंबर कुछ भी, मतलब अब ऐसे ये क्या है, दीज आर कांस्टेंट बिकॉज जो लिख दिया वही है, जो लिख दिया वही है, और ये डायमेंशन लेस है क्योंकि कोई क्वांटिटी नहीं है। ओके, अच्छा, अब आ जाइए फोर्थ वाले पॉइंट पर, ये है आपका डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, डायमेंशनल कांस्टेंट। अब ये जो है क्वांटिटी, ये आपने अभी तक अपने करिकुलम में नहीं देखी होती, तो आई विल टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस। मैं उसके लिए अब एक एग्जाम्पल आपके सामने लूंगा। ठीक है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला सबने देखा था, बता दो पहले तो। यस सर, F is equal to F is equal to G यस, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। तो यानी कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला था, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला था, वो हम सब ने देखा था। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला था जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अब g की वैल्यू जो होती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं, जो g कैपिटल G है आपका, ठीक है, जो कैपिटल G होता है आपका, ओके, जो
कैपिटल जी होता है आपका, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, अब इसकी वैल्यू अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, यू मे बी नोइंग 6.67 × माइनस। ओके, तो इस तरह से आपको उसकी जो वैल्यू है वो आपको अभी उसका कंसर्न नहीं है। ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा, ग्रेविटेशन के बाद 8th चैप्टर, उसमें इस जी को इतनी बार देखेंगे कि 10 बार आप देखने के बाद याद ही कर लोगे, मेरे को बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। बट द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कि लेट्स डिस्कस अबाउट दिस जी, इस कैपिटल जी के बारे में बात करते हैं। तब हमारा जो चौथा एग्जाम्पल, जो चौथा वर्ड है, ठीक है, चौथा जो वर्ड है उसको हम उसके लिए एक एग्जाम्पल असाइन कर देंगे। ओके, विल बी असाइनिंग एन एग्जाम्पल फॉर दैट पर्टिकुलर वर्ड। चलिए, अब क्या करते हैं, सुनना भाई, सब लोग ध्यान से सुनना कि हम क्या करेंगे। ओके, हम यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर है। अब ये M1 M2 तो मतलब दो मासेस है ना, ये M1 M2 क्या है? दीज M1 एंड M2 आर टू मासेस, ये तो दो मासेस हैं। ओके, अगर हम ध्यान से देखें तो कहने का मतलब कि ये जो M1 M2 हैं ये आपके दो मासेस हैं, तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा, दोनों का डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें कि M1 हो चाहे M2 हो, दोनों का डायमेंशन सेम होगा, या कह लीजिए डायमेंशन फॉर्म सेम होगा। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पर जो M1 M2 है उसको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते टाइम सीधा सीधा एम स्क्वायर लिख दिया। ओके, सीधा सीधा एम स्क्वायर लिख दिया। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, चलो हैंड रेस करो भाई, कौन बताएगा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला? जल्दी से हैंड रेस करिए, हैंड रेस करो भाई। यस, कृतिन भाई, बताना प्रोनाउंसिएशन सही है सर क्या? M1, यस सर। हाँ सर फोर्स ठीक है, का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। M1 L1 T-2। बहुत बढ़िया, चलो मतलब जो बता रहे हैं याद करते जा रहे हो आप, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर वेरी गुड भाई, हैंड रेज भी बहुत जल्दी से लोग करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे भाई। भाई आपको फील नहीं होता ऑनलाइन क्लास में जब आपको बोला जाए एंड यू आर फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट? ओके, फील्स वेरी गुड, पढ़ाने वाले को बहुत मजा आता है और पढ़ने वाले को भी मजा आएगा। ध्यान से देखिएगा, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया। अब जो कैपिटल जी है इसका तो अपने को डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता है कि नहीं, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता तो वो तो निकालना पड़ेगा भाई, है कि नहीं? अब इस एम स्क्वायर, ये तो मास है, एम तो मास है भाई, तो मास के लिए कैपिटल एम स्क्वायर लिख देते हैं, मास के लिए कैपिटल एम स्क्वायर लिख देते हैं। नाउ व्हाट वी विल डू कि भैया डिनोमिनेटर में है आर स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर में है हमारे पास आर स्क्वायर, दैट मीन्स आर मतलब रेडियस, नहीं आर मतलब डिस्टेंस, कुछ भी बोल लो, रेडियस बोल लो, डिस्टेंस बोल लो, कोई भी आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके साथ टर्म अटैच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर के लिए डायमेंशन मैं लिखूंगा एल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर के लिए जो डायमेंशन मैं लिखूंगा वो है एल स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला एल होता है। अच्छा जी, अब ध्यान से देखिएगा, नाउ वी आर फाइंडिंग द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जी। ठीक है, जी का डायमेंशन फॉर्मूला, ओके, इस रुकिएगा भाई, स्क्रीन में सबको विजिबल है क्या सब कुछ? सर वो लिखा तो चला गया। ओके, रुकना रुकना, इट इज थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। मैं दूसरा सा एक बार दूसरी फाइल ओपन करके दोबारा से इसको ओपन कर देता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ठीक है, मैं दूसरी फाइल ओपन करके एक बार इसको दोबारा ओपन कर देता हूँ, तो उसकी विजिबिलिटी आ जाएगी। नहीं, रुकिएगा, समवॉट इट इज मिसबिहेविंग, रुको। ओके, रुकिए, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करके एक बार
उस फाइल को ओपन कर लेता हूँ बिकॉज ओके वो जो पूरा लिखा हुआ था, आई डोंट नो व्हाई बट बिकॉज वो अचानक से अपने आप इनविजिबल हो गया है। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं उसको दोबारा से लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। आई विल बी राइटिंग इट अगेन, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, मैं दोबारा से लिखता हूँ उसको। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग सच थिंग कि लिखा हुआ गायब हो गया। चलिए, ऊपर वाला पॉइंट, जो ऊपर वाले नोट्स हैं आपके, वो तो आपके अपलोडेड हैं एंड एवरीथिंग इज रिटन, सो इसीलिए टाइमली बेसिस पर उसको सेव करने से यही फायदा होता है। सर चलिए एक मैं बार दोबारा से, सकते हो वो वाला हाँ बच्चे, बोलो अंडू बोलो। का ऑप्शन अगर करके देखो तो शायद आ जाएगा। रुको चलो करके देख लेते हैं। हाँ यार आ गया, थैंक यू भाई। कौन बोला ये? सर शाहरुखेश। हाँ शाहरुखेश, थैंक यू भाई। हाँ सर। चलो बच्चे, तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है, जो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हम निकालते हैं। ओके, देखिए, अब जी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे, ओके, तो इस सिचुएशन में जो जो क्वांटिटीज, ठीक है, जो जो क्वांटिटीज हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रखी हैं उनको पहले हम इंक्लूड कर लेते हैं जस्ट टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी। तो जो एलएचएस साइड में था, जो हमारा एलएचएस साइड में था वो हम लिख लेते हैं, एलएचएस साइड में हम लिख लेते हैं। ओके, जो आरएचएस साइड में था उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक सिंगल साइड में पूरा आरएचएस कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ओके, उनसे हम उसे कनेक्ट कर देंगे। तो कैपिटल जी अगर आप ध्यान से देखें, जो कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, मैं इसको सॉल्व करके फाइनल जो फॉर्म है लिखता हूं। ठीक है, जो फाइनल फॉर्म आपका आएगा, देखिए व्हाट आई एम डूइंग, कि जब मैं कैपिटल जी का जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फार्मूला अगर निकालना चाहता हूँ, ठीक है, जो कैपिटल जी का मैं डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर निकालना चाहता हूँ, अगर आप उसको ध्यान से देखें, ओके, तो इस सिचुएशन में उसका डायमेंशनल फार्मूला आया m-1 L3 T-2। ये प्रोनाउंसिएशन है, देखिए, अगर कोई डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता है तो मैं बोलूंगा m-1 L3 T-2, जैसे आपने फोर्स का बोला m1 L1 T-2। ठीक है, अब इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि 1 in m 1 in l, वो हमारा जब हम बेसिक सीख रहे थे तब तब वो पर्टिकुलर पॉइंट वहां पर हम कह सकते थे। बट अब तो यहाँ पे हम काफी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल चुके हैं, आई थिंक 10 to 11 एग्जाम्पल्स वी हैव टेकन how to find the dimensional formula of a quantity. Yes, we this will get more complex with the situation but not that much कि आपको ये दिक्कत दे। ठीक है, अच्छा अब देखो, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप सब लोग जवाब देंगे कि ये कैपिटल जी डायमेंशनल है या डायमेंशनलेस है। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है क्या कि सर नहीं ये डायमेंशनल नहीं, ये डायमेंशनलेस है? इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिकॉज वी हैव ऑब्टेन्ड द रिजल्ट, हमने तो उसे निकाला, हमने उसे निकाल के लाया है। ठीक है, तो ये जो आपका जी है, सबसे पहला पॉइंट कि ये जो है वो डायमेंशनल होगा, इट विल बी डायमेंशनल। नाउ इट इज अ कांस्टेंट और वेरिएबल? कांस्टेंट। यस, तो यानी मैं डायमेंशनल के साथ एक और वर्ड अटैच कर देता हूं, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायमेंशनल कांस्टेंट। ओके, तो जो हम ऊपर चारों हमने, भाई इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना कि कैसे निकाल के लाए? किसी को दिक्कत हो तो बोलना। ठीक है, अब ऊपर जो चारों वर्ड हमने लिखे थे उसमें देखिए वी हैव टेकन एग्जांपल्स, हमने एग्जांपल्स ले लिए हैं, और अब उसमें जो डायमेंशनल कांस्टेंट का एग्जांपल है वहां पे मैं कैपिटल जी लिख देता हूं, कैपिटल जी लिख देता हूं, के लिख देता हूं, अब आप प्लैंक्स कांस्टेंट एच लिख देता हूं। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपको कोई इस तरह से बाइफरकेट करने के लिए नहीं बोलेगा कि आप ये चारों वर्ड बाइफरकेट करिए, ये हम अपने डिस्कशन को आसान करने के लिए,
कि हमें इस छोटी सी चीज पे हम क्यों दिक्कत फील करें। अब आप बोलोगे सर के क्या है, तो मैं बता देता हूँ। के है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। के है सर के आपका, तो बदलता नहीं रहता। हाँ बच्चे सुनना सुनना, इसलिए मैं उस बात को जल्दी से बोलने वाला था कि के जो है अगर आप एयर के लिए लेके चलते हो, ठीक है, एयर के लिए लेके चलते हो, तो जो के की वैल्यू है वो 9 इंटू 10⁹, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू है। डोंट वरी अबाउट द वैल्यू, ओके। इस पे फोकस हमारा एक चैप्टर 12th का जो पहला चैप्टर होगा, दूसरा चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 2, वहां पर हम देखेंगे, ठीक है। तो और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू फिक्स्ड होती है, बट ये आपका डायमेंशनल है। सो डोंट वरी अबाउट दीज कांस्टेंट्स कि सर ये कांस्टेंट कैसे आए, इनका इस्तेमाल क्या करेंगे, कहाँ इनको यूज करने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दीज पॉइंट्स विल बी डेफिनेटली टेकन, ओके। बट ये है कि एक एग्जाम्पल जो हमने लिया, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि ये चारों वर्ड हम समझ पाए। अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ भाई, चारों वर्ड में सबको बाइफर्केशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कि डायमेंशनल क्वांटिटी का मतलब क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी का मतलब क्या है, वेरिएबल होने का मतलब क्या है, कांस्टेंट होने का मतलब क्या है। वो एकदम अश्योर हो जाते हैं कि भाई इन चारों में अपने को अब दिक्कत नहीं है, ठीक है। तभी आगे बढ़ेंगे। तो किसी को भी कोई डाउट है इन चारों वर्ड्स में, अभी भी दिक्कत आ रही हो बाइफरकेट करने में कि सर नहीं अभी भी हमें लगता है कि हम नहीं बाइफरकेट कर पाएंगे, किसी को भी ऐसा लग रहा है तो बोलना भाई। किसी को भी ऐसा पॉइंट लगता है कि इस चारों वर्ड्स में बाइफरकेट नहीं कर पा रहे अभी भी, सो बोलना, ठीक है। इसीलिए एग्जाम्पल्स को लिया है, ठीक है। चलिए, तो कोई नहीं बोल रहा है तो मैं मान के चलता हूं कि ये चार वर्ड मैंने अपनी तरफ से मैं आपको कोशिश कर पाया हूं समझाने की, ओके। लेट्स टेक इट ऑन द, इस पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़ते हैं और अब हम डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बट जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि जब भी आप कोई नई चीज सीखते हो, ठीक है, जब भी आप कोई नई चीज सीखते हो तो सबसे पहले उसके रूल्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूल्स फॉर डायमेंशनल, रूल्स फॉर, ठीक है, रूल्स फॉर डायमेंशनल, ठीक है, एनालिसिस, रूल्स फॉर डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो हम बात करते हैं रूल्स फॉर डायमेंशनल एनालिसिस। अब इसमें देखिए तीन तरह के रूल्स, ठीक है। ब्रॉडली अगर मैं बाइफरकेट करूं रूल्स को, तो तीन तरह के रूल्स यहाँ पे हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब इन रूल्स को देखिए, ये ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं थे, समझना, ये ऐसा नहीं कि आप ये जानते नहीं थे, ये बातें आपको पहले से पता हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इनको रूल्स के फॉर्म में आपके सामने लिखूंगा, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ, इन सब चीजों में हमने रूल्स के बारे में बात किया, तो वो रूल्स ऐसे रूल्स नहीं थे, ठीक है, जो आपको पहले से पता है या जो आप अनजाने में यूज करते हुए आ रहे थे। बट दीज रूल्स आर द वंस, ओके, विच यू वर यूटिलाइजिंग, विच यू वर ऑन द डेली बेसिस यू वर यूटिलाइजिंग इन ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। बट अननोइंगली आप कर रहे थे, ठीक है, अननोइंगली आप कर रहे थे। ध्यान से देखिएगा, रूल्स के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। सुनना भाई ध्यान से। सबसे पहला जो रूल हम लेंगे, ठीक है, सबसे पहला जो रूल हम लेंगे वो है, ध्यान से देखिएगा, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जो सबसे पहला रूल हम लेंगे, ठीक है, इट इज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज। यानी कि जब आप, ठीक है, जब आप दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, जब आप दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करते हैं, समझिएगा, जब आप दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप इस चीज को, मैं गारंटी देता हूं कि ये रूल आप पहले से जानते हो, आई नो, समझना। मान लीजिए कि एक m आपका मास है, ठीक है, और l आपका लेंथ है, समझिएगा, एक m हमारा मास है और l हमारा लेंथ है, ठीक है। दो क्वांटिटीज हैं अपने पास, एक है m
और दूसरा एल, एम मास है, एल आपका लेंथ है। मुझे खुद सोच के बताओ, यस और नो में जवाब देना, तो उससे आपका आप जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाओगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, मास और लेंथ को ऐड करें? नो सर। नो नो सर। सर। नो सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्या हम m माइनस एल कर सकते हैं क्या? m माइनस एल कर सकते नो हैं? सर। नो सर। वेरी गुड। इसका मतलब इतना तो हमें समझ आ रहा है, बहुत बेसिक सी चीज है जो मुझे रूल के फॉर्म में देखो अलग से नहीं बोलना चाहिए, बट व्हेन यू विल डील विथ क्वेश्चंस, यही बेसिक रूल, ठीक है, जब आप क्वेश्चन के साथ डील करते हैं, ठीक है, जब आप पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ डील करते हैं, ओके, जब आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ डील करते हैं, ओके, तो ध्यान से देखिएगा कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है, व्हेन यू आर डीलिंग विद क्वेश्चन, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में व्हाट हैपेंस, ठीक है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि वहां पर जो दो क्वांटिटीज हैं उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो दो क्वांटिटीज हैं उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप तभी कर सकते हैं, ठीक है, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप तभी कर सकते हैं, ओके, जब आप, ध्यान से देखिएगा, जब आप ऐसा कहें कि when the quantities are, ध्यान से देखिएगा, when the quantities are, okay, when the quantities are physically similar, ठीक है, जो रूल्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है वो क्या कहता है, रूल्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, रूल्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कहता है कि आप उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं व्हेन द क्वांटिटीज आर फिजिकली सिमिलर। अब आपके मन में आएगा कि सर आपने ये फिजिकली सिमिलर वर्ड तो अभी तक एक बार भी नहीं बोला है कि नहीं, आपके मन में आएगा कि सर आपने ये जो फिजिकली सिमिलर वाला वर्ड है, ठीक है, फिजिकली सिमिलर वाला वर्ड है, ये तो आपने एक बार भी नहीं बोला है ना। आपने हमें 4 वर्ड बताए, हमने उसके ऊपर स्ट्रेस दिया, हमने उस पर डाउट्स भी पूछे, हमें वो समझ भी आया एक पॉइंट के बाद, बट फिजिकली सिमिलैरिटी, फिजिकल सिमिलैरिटी ये तो हमें नहीं बोला गया कहीं पे। चलिए उसको समझते हैं, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग फिजिकली सिमिलर। ओके भाई, टेम्परेचर एक क्वांटिटी है, मास एक क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक क्वांटिटी है, ठीक है। अभी 2 मिनट के लिए डायमेंशनल एनालिसिस वाले पॉइंट को साइड पे रखिए एंड जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द वर्ड फिजिकल सिमिलैरिटी, ठीक है, 2 मिनट के लिए फिजिकल सिमिलैरिटी के ऊपर स्ट्रेस देते हैं, ठीक है। नाउ ये जो फिजिकल सिमिलैरिटी होती है इसका क्या मतलब है, when the two quantities are physically same, that means they are exactly having same physical interpretation। मतलब भैया वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। नहीं चलो इसकी भी चिंता नहीं करनी तो डेंसिटी, डेंसिटी ले लो, ठीक है। मैं अभी उस ऐसी कोई क्वांटिटी के बारे में आपको अभी अभी मैं नहीं कंसिडर करूंगा, ओके, जिस क्वांटिटी के बारे में, ओके, जिस पर्टिकुलर क्वांटिटी के बारे में अभी हम उसके एक्चुअल डेफिनेशन के अंदर एंटर करने से हम अपने कंटेंट को डिसरप्ट करते हैं। जब हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में तो डेंसिटी के बारे में सोचते हैं। अब डेंसिटी, ऑब्वियस सी बात है, यू कैन नॉट कंपेयर अ डेंसिटी विद वॉल्यूम, यू कैन नॉट कंपेयर डेंसिटी विद मास, यू कैन नॉट कंपेयर, हाँ डेंसिटी डिपेंड्स ऑन मास एंड वॉल्यूम, बट दो डेंसिटी ही कंपेयर होती है ना। अगर मुझे वाटर और ऑयल को डेंसिटी बेसिस पर कंपेयर करना है, ओके, अगर मान लीजिए मुझे जो वाटर है, जो वाटर है और ऑयल को कंपेयर करना है तो मैं डेंसिटी बेसिस पे कंपैरिजन करूंगा, ठीक है, मैं डेंसिटी बेसिस पे कंपैरिजन करूंगा। अब जब मैं, ध्यान से देखिएगा, डेंसिटी बेसिस पे कंपैरिजन करूंगा, ठीक है,
तो मैं ये बोलूंगा कि डेंसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? विच कैन बी मेजर्ड। सो फिजिकल सिमिलैरिटी का मतलब है कि आप सिमिलर क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिजिकल सिमिलैरिटी का मतलब है, ठीक है, फिजिकल सिमिलैरिटी का अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, फिजिकल सिमिलैरिटी का जो मतलब है उसको पहले समझ। व्हेन द क्वांटिटीज आर सिमिलर, व्हेन द क्वांटिटीज आर सिमिलर, व्हेन द क्वांटिटीज आर सिमिलर, ठीक है, तो वो फिजिकली सिमिलर होते हैं, मतलब उनका डेफिनेशन सेम है। ओके, वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी। सो किसी क्वांटिटी के फिजिकल सिमिलैरिटी का इंटरप्रिटेशन, ओके, ध्यान दीजिएगा, किसी क्वांटिटी के फिजिकल सिमिलैरिटी का इंटरप्रिटेशन डायमेंशनल सिमिलर होना है, डायमेंशनली सिमिलर। ठीक है, डायमेंशनल सिमिलैरिटी, समझिएगा इस बात को, कि अगर हम ऐसा कह रहे हैं दैट टू क्वांटिटीज आर फिजिकली सेम, दैट मीन्स दे आर डायमेंशनली सेम, दे आर डायमेंशनली सेम, यानी उनके बीच में एक डायमेंशनल सिमिलैरिटी है, तभी आप दो क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ एंड ट्राई टू, इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करिएगा, बिकॉज बात बहुत सिंपल है, आप अप्लाई करते हुए आ रहे हो, ऐसा नहीं कि कोई कोई नई बात यहाँ पे आपको बताई जा रही है। ठीक है, कोई नई बात आपको नहीं बता रहे हैं, वो बट ऑब्वियस है, बट उसको एग्जाम्पल के फॉर्म में देखना। ठीक है, मान लीजिए कि हम, एक क्वांटिटी है, मैं ऐसा लिखता हूं, देखना भाई ध्यान से, ए, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं देखना, मैं एक इक्वेशन को लिख रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, आप देखना ध्यान से, मैं एक इक्वेशन को लिख रहा हूं। इक्वेशन है ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर, ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम। अब यहां पर एम, एम क्या है, एम है हमारा मास। ठीक है, टी है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में टी जो है वो है आपका टाइम। इक्वेशन देखिएगा, इक्वेशन क्या है, ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर इक्वल टू एम, और यहां पर एम जो है इक्वेशन में वो है आपका मास, और टी जो है वो है टाइम। टी क्या है भाई, टी है टाइम। ओके, टी यहां पर टाइम है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस एग्जाम्पल में नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो आता है फाइंड द, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड सी। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड सी। जो ए बी सी तीन क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जो ए बी सी तीन क्वांटिटीज हैं, ए बी सी तीन जो क्वांटिटीज हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखें, ए बी सी, तो ये तीन क्वांटिटीज, ओके, ये तीन चीजों के हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने हैं। ओके, नाउ माय क्वेश्चन टू यू बेस्ड ऑन द रूल। रूल कहता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज में आप तभी किन्हीं क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं व्हेन दे आर फिजिकली सिमिलर, और उसका इंटरप्रिटेशन है दैट दे शुड बी डायमेंशनल, देयर शुड बी डायमेंशनल सिमिलैरिटी बिटवीन दी टर्म्स व्हिच आर एडेड। ओके, सो एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, और यहीं पर सेकंड रूल भी आ जाता है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेकंड जो सेकंड रूल आता है उसको ले लेते हैं, चिंता मत करिए, क्वेश्चन सॉल्व होगा बट एक कनेक्शन के साथ सॉल्व होगा, बिकॉज जब आप किसी न्यूमेरिकल में इस क्वेश्चन को, ऐसे सवाल को लेंगे, तो वहां पे तो आपको तो हर रूल पता होना चाहिए ना, आपको तो हर रूल पता होना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, बट सेकंड रूल इसके साथ ही आ जाता है। ठीक है, सेकंड रूल आता है, ठीक है, एन इक्वेशन, सेकंड रूल क्या है सुनिएगा ध्यान से। ओके, जो सेकंड रूल है उसको देखिएगा। ओके, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ओके,
सेकेंड रूल है एन इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली कंसिस्टेंट इफ इट इज करेक्ट। सुनना, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल ये है, ओके, सेकेंड रूल ये है एन इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली कंसिस्टेंट इफ इट इज करेक्ट। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर फिर नया वर्ड आया, क्या आया भाई? डायमेंशनली कंसिस्टेंट, फिर नया वर्ड आया अपनी आंख के सामने। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वी आर लर्निंग न्यू थिंग, तो ऑब्वियस सी बात है विल गेट न्यू वर्ड्स। सो एन इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली consistent if it is correct. Try to understand this point. If it is correct. अब क्वेश्चन आपको दिया गया, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया गया, खुद से सोचो इस बात को। अगर क्वेश्चन आपको दिया गया है तो इसका सिंपल सा मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि, सुनना, कि ऑब्वियस सी बात है वो इक्वेशन करेक्ट होगी ना भाई। आपको कोई क्वेश्चन क्यों देगा जब वो चीज ही गलत हो? हाँ, अगर कोई कंसिस्टेंसी चेक करवा रहा है, मान लीजिए कोई इक्वेशन देता है और बोलता है कि चेक द फिजिकल कंसिस्टेंसी, दिस विल बी एन एप्लीकेशन एंड दिस इज अ रूल आल्सो। सुनना भाई ध्यान से, दिस इज अ रूल आल्सो एंड दिस इज अ एप्लीकेशन आल्सो। एप्लीकेशन कब होगा? एप्लीकेशन तब बनेगा, सुनना, एप्लीकेशन तब बनेगा, ठीक है, एप्लीकेशन तब बनेगा जब क्वेश्चन, जब क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा, जब बोलेगा कि भाई चेक द फिजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ द, या डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर कोई बोलेगा कि चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन, दैट बिकम्स एन क्वेश्चन एंड एट दैट पॉइंट इट इज योर एप्लीकेशन। सो वो एप्लीकेशन पार्ट में लेंगे, अभी तो रूल ले रहे हैं। ठीक है, मैंने 3 कहा था, एक शायद और हो जाएगा, 3-4 रूल हैं। ओके, लेंगे सारे, क्योंकि उसी से क्वेश्चन जब सॉल्व होगा तो अपने आप इट विल मेक कनेक्शंस, वो एक रूल एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाता जाता है। सो अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा कि सर व्हाट इज डायमेंशनल, बीइंग डायमेंशनली कंसिस्टेंट। सो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी या बीइंग डायमेंशनली कंसिस्टेंट, ठीक है, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी या बीइंग डायमेंशनली कंसिस्टेंट, बीइंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी या डायमेंशनली कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि सिंपल, मैं इसमें बहुत बड़ा वर्ड कोई ऐसे यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं बहुत बड़ा कोई स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा। देखिए मैंने क्या लिखा उस पर फोकस करिएगा। मैंने लिखा डायमेंशनली LHS इज इक्वल टू डायमेंशनली RHS, यानी अगर कोई इक्वेशन, एन इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली कंसिस्टेंट इफ इट इज करेक्ट। क्वेश्चन ने दिया तो पूछ थोड़ी रहा है भाई साहब, क्वेश्चन ने दिया, खुद सोचो, क्वेश्चन ने दिया, ओके, क्वेश्चन ने दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि पूछ तो रहा नहीं है कि नहीं भाई? क्वेश्चन ने दिया तो ये तो श्योर है कि कोई पूछ तो रहा नहीं है, ठीक है, इतना तय है। तो इसका मतलब ये है कि जब क्वेश्चन आपको ये चीज देगा, जब क्वेश्चन आपको ये चीज देगा तो इतना तय है कि डायमेंशनली LHS शुड बी इक्वल टू डायमेंशनली RHS, ठीक है, यानी LHS के अंदर जो डायमेंशन होगा, जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, वही RHS का होना चाहिए। सोचिए, तभी वो एक इक्वेशन है, नहीं तो इक्वेशन होने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर कोई आपसे डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करवाएगा, अगर कोई आपसे डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करवाएगा तो वो आपका एप्लीकेशन है एंड दैट विल बी डेल्ट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एप्लीकेशन पार्ट। राइट नाउ वी आर लर्निंग द रूल्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि right now, ध्यान से देखिएगा कि राइट नाउ अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करें, ठीक है, अगर आप इस पॉइंट पे फोकस करें तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि डायमेंशनली LHS RHS सेम होने का क्या मतलब है। तो दोनों रूल का एप्लीकेशन एक साथ लेते हैं, ठीक है, दोनों जो मैंने ऊपर क्वेश्चन लिया था उसी को मैं यहाँ पर दोबारा से ला रहा हूँ, ठीक है,
जो ऊपर मैंने सिचुएशन ली थी दोनों का, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसी को मैं क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ, सोल्यूशन लिख के। ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या थी? तो हमारी इक्वेशन है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारी इक्वेशन है वो ये हमें गिवन है। इक्वेशन क्या गिवन है? a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। जो इक्वेशन गिवन है ध्यान से देखिए वो है a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, और ये आपका मास के बराबर है। ठीक है, t क्या है? टाइम। और क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब डायमेंशन, ये जो ए बी और सी, ये जो आपको तीन कांस्टेंट यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, ए बी और सी तीन कांस्टेंट आपको यहाँ पर जो दिए गए हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो वो तीन कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है, तीन कांस्टेंट का, ओके, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, ओके, कोई कुछ कहना चाहता है क्या? नहीं तो प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी का माइक चालू है। प्लीज म्यूट कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो इक्वेशन हमें गिवन है a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम। ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम। एम यहाँ पे आपका मास है। सो लेट मी आस्क यू अ पर्टिकुलर पॉइंट। इक्वेशन गिवन है, ठीक है, अगर इस सिचुएशन को आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन तो गिवन है कि नहीं भाई? इक्वेशन गिवन है। माई क्वेश्चन टू यू कि आरएचएस तो मास है, ठीक है, आरएचएस तो मास है, राइट हैंड साइड मास है, बताइए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? पूरा लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए? मास ही होगा। मास मास ही होगा, है ना? तो यानी पूरा का पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड है, पूरा का पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका मास है। ठीक है, पूरा का पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका मास है, अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है भाई, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो मास है। अच्छा, तो ये तो बात ठीक है, समझ ली। बट द थिंग इज कि फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल कहता है देन व्हेन यू आर एडिंग क्वांटिटीज, व्हेन यू आर एडिंग डिफरेंट क्वांटिटीज, ठीक है, आप डिफरेंट क्वांटिटीज को जब ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, ठीक है, जब आप डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जब आप डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑल द क्वांटिटीज विच आर बीइंग एडेड शुड बी फिजिकली सिमिलर, यानी दे शुड बी हैविंग डायमेंशनल सिमिलैरिटी। तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो ए होगा, अगर आप इनको इंडिविजुअली डील करिए तो इंडिविजुअली व्हाट शुड बी ए? ए क्या होना चाहिए बताइए भाई? व्हाट शुड बी ए? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। नहीं बच्चे, डायमेंशन लेस होगा तो आप सोचिए ए डायमेंशन लेस हुआ, हाँ, ए अगर डायमेंशन लेस होगा तो सोचो बी टी डायमेंशन लेस होना चाहिए, सी टी स्क्वायर भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, बिकॉज द क्वांटिटीज विच आर बीइंग एडेड शुड बी डायमेंशनली सिमिलर। तो दो रूल कंबाइन करके सोचो कि एलएचएस आपका जो आपका आरएचएस है वो मास है, राइट हैंड साइड आपका मास है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी मास होना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड पूरा मास नहीं, ये समझना, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मास है, तो इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअल क्वांटिटी शुड बी मास। इंडिविजुअल क्वांटिटी मतलब ए डायमेंशनली मास होना चाहिए, ए डायमेंशनली मास होना चाहिए, बी टी आपका डायमेंशनली मास होना चाहिए, तभी आप उनको ऐड कर पा रहे हैं। सी टी स्क्वायर आपका डायमेंशनली मास होना चाहिए, सी टी स्क्वायर आपका डायमेंशनली मास होना चाहिए, ओके, सी टी स्क्वायर आपका डायमेंशनली मास होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल क्वांटिटीज, जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज हैं यहाँ पर, ठीक है, जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज हैं अगर आप ध्यान से देखें तो वो मास होनी चाहिए।
पहले समझना चाहिए कि भाई अगर कोई इक्वेशन हमें गिवन है, ओके, अगर कोई इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है, अगर कोई इक्वेशन हमें गिवन है, तो वो जो इक्वेशन है, ठीक है, वो जो इक्वेशन है, अगर आप ध्यान से देखें, वो जो इक्वेशन है, तो वो इक्वेशन, वो पर्टिकुलर इक्वेशन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखें, तो वो डायमेंशनली एलएचएस आरएचएस सेम होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। यानी अगर आरएचएस मास है तो एलएचएस भी मास होना चाहिए। अब पहली प्रॉपर्टी, जो पहला रूल है वो, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है दैट ऑल द क्वांटिटीज विच आर बीइंग एडेड शुड बी फिजिकली सिमिलर। और फिजिकल सिमिलैरिटी का मतलब क्या है? फिजिकल सिमिलैरिटी का मतलब है कि दे शुड बी डायमेंशनली सेम। तो यहाँ पे ए डायमेंशनली मास होना चाहिए, बी टी यहाँ पे डायमेंशनली मास होना चाहिए, सी टी स्क्वायर यहाँ पे डायमेंशनली मास होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इनके इंडिविजुअल डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखूं, तो ए विल बी डायमेंशनली, मास का सिंबल कैपिटल एम, बी इंटू टी, बी इंटू टी, टी मतलब कैपिटल टी, शुड बी डायमेंशनली मास। तो यानी यहाँ पे बी क्या होगा? बी होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास डिवाइड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम। तो वो आ जाएगा m1t-1, वो आ जाएगा m1t-1, ठीक है, वो आ जाएगा m1t-1। सेम वे में अगर आप ध्यान से देखिए, तो c मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब क्या होगा? कैपिटल टी स्क्वायर, क्योंकि टी मतलब टाइम था, तो वो डायमेंशनली क्या होना चाहिए? वो डायमेंशनली मास होना चाहिए। अब वो डायमेंशनली मास होगा तो ध्यान से देखिए, सी जो होगा, ठीक है, सी जो होगा वो डायमेंशनली मास अपॉन टी स्क्वायर आएगा। यानी डायमेंशनली सी शुड बी m1t-2, m1t-2। तो दो रूल यहां पर एक साथ अप्लाई हो रहे हैं। पहला कंसिस्टेंसी वाला, पहला है कंसिस्टेंसी का, जहां पर एक इक्वेशन अगर करेक्ट है, एक इक्वेशन अगर करेक्ट है, तो उसमें एलएचएस और आरएचएस डायमेंशनली सेम होने चाहिए, एलएचएस और आरएचएस डायमेंशनली सेम होने चाहिए, ठीक है, एलएचएस आरएचएस डायमेंशनली सेम होने चाहिए। और अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, इसी पॉइंट को समझने की कोशिश करें, ठीक है, इसी पॉइंट को अगर हम और ज़्यादा एलैबोरेट करके समझने की कोशिश करें, ठीक है, इसी पॉइंट को, तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई दोनों दोनों रूल एक साथ अप्लाई हो रहे हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? सर भाई डाउट यहाँ कि तक ऐसे किसी को कोई पूछना भी था डाउट है? कि हाँ ये बोलो। सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है या फिर ऐसा कोई इक्वेशन होता है जिसमें आप टाइम से मल्टीप्लाई करने से मास मिलता है, ऐसा होता है? बच्चे इक्वेशन तो कुछ भी हो सकती है ना। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, तो ये हाँ। ए बी सी, जो ए बी सी होते हैं, इनका कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है। तभी ओके। आप एक इक्वेशन के अंदर, मतलब मैं जो बता रहा हूँ वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, इट्स एन इक्वेशन। अब वो इक्वेशन ओके। किसकी हो सकती है ना, वो इक्वेशन सोचो टाइम की भी, वो इक्वेशन, मान लो कि कोई बॉडी है, ठीक है, सोचो एक बॉडी है जिसके अंदर कुछ मास भरा हुआ है, एक बॉडी है जिसके अंदर कुछ मास भरा हुआ है। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो अब वो बॉडी किसकी, ट्रक होते हैं इसमें, ट्रक में सैंड लोडेड है, ठीक है, एक ट्रक है जिसके अंदर सैंड है, बहुत सारी सैंड भरी हुई है। हाँ। अब वो जैसे जैसे, और उसमें क्या है कि जो उसका गेट है वो इतना परफेक्टली लॉक्ड नहीं है कि वो सैंड को रोक सके। अब जैसे जैसे वो ट्रक आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे वो ट्रक आगे की तरफ बढ़ेगा तो वहां पे सैंड फॉल करेगी। सैंड फॉल करने का मतलब है दैट कि वहां पर जो मास ऑफ द ट्रक है, जो मास ऑफ द ट्रक है, वो कहीं ना कहीं टाइम डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि जितना ट्रक चलेगा उतना सैंड का मास गिरेगा, और जितना सैंड का मास गिरेगा, यानी यू हैव रिलेटेड द मास ऑफ द ट्रक विथ टाइम। So that's what an equation is. When you यस। relate a particular quantity with a with another quantity, कि अगर मान लीजिए मास, जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखा तो इसको हम रेलेवेंस प्रूव कर सकते हैं। हाँ, अब रेलेवेंस प्रूव करने में ए बी सी कांस्टेंट थे, तो वो रूल मैं खाली डायमेंशनली उसको एनालाइज कर रहा हूँ। इसी को अगर मैं अलग किसी चैप्टर में पढ़ा रहा होता, तो बट ऑब्वियस है कि उसमें मैं आपको इक्वेशन का रेलेवेंस समझाता कि ये इक्वेशन का मतलब क्या है।
यहाँ मेरा कंसर्न सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस से था। तो मतलब ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेट हम कर सकते हैं। ओके ओके सर। यस बच्चे, चलिए किसी को भी डाउट है भाई इस एनालिसिस तक, तो थर्ड रूल लें और फिर फोर्थ रूल लें। ठीक है, देखते हैं थर्ड है फोर्थ है कि नहीं, कितने हैं, क्योंकि एक रूल के अंदर मल्टीपल रूल्स भी हो सकते हैं। ओके चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, जो थर्ड रूल है उसकी तरफ बढ़ते हैं और फिर उसका एप्लीकेशन देंगे। जो थर्ड रूल है उसकी तरफ बढ़ते हैं और फिर उसका एप्लीकेशन देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। थर्ड रूल का एप्लीकेशन समवॉट डिफरेंट होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन से, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। और इस बार मैं पहले क्वेश्चन आपको दूंगा, फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा। इस बार पहले मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, रूल क्या है देखिएगा। रूल जो है, रूल है आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग or dividing two quantities, okay, when you are multiplying and dividing two quantities, ठीक है, जब आप दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखिएगा रूल क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रूल को सुनना। ठीक है, रूल देखिए क्या है, रूल क्या है ध्यान से समझिएगा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या कहा, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में कहा, ओके, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में कहा कि जो आपका, जब आप दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो फिजिकली सिमिलर होनी चाहिए। बट अगर यही आप थर्ड रूल लेकर आए, थर्ड रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। थर्ड रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के अंदर ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के अंदर, ओके, देयर इज नो compulsion, there is no such compulsion that the quantities need to be having same physical consistency. Try to understand this point. ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है, ओके, ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है कि जो आप फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील कर रहे हैं, जिन फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील कर रहे हैं, ओके, वो डायमेंशनली सिमिलर होनी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, समझना इस बात को। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के टाइम पे, ओके, देयर इज नो सच कंपल्शन, देयर इज नो सच कंपल्शन दैट द क्वांटिटीज should have, okay, there is no such compulsion that the quantities should be dimensionally similar. There is no such compulsion that the quantities, okay, the quantities must be dimensionally similar, must be dimensionally similar. There is no such compulsion that the quantities which are being utilized, which are being multiplied, which are being divided in an equation, okay, should be having dimensional similarity. There is no such compulsion. तो यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि क्वांटिटीज, क्योंकि आप सोचो, ठीक है, आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को खुद से सोचो, ठीक है, ध्यान से सोचना इस बात को जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से इस बात को सोचना अपने आप इस बात को समझ पाएंगे। जब आप दो क्वांटिटीज को, ठीक है, जब आप दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो क्या आप ये सोचते हो कि वो सेम होने चाहिए? जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल पे डेंसिटी, भाई डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। खुद सोचो, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, खुद सोचो इस बात को। अगर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है,
डेंसिटी अगर मास अपॉन वॉल्यूम है, खुद सोचिए, ठीक है, खुद इस बात को सोचिए कि अगर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है तो क्या आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे दो सिमिलर क्वांटिटीज को, क्या आप दो सिमिलर क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे हैं? नो, यू आर नॉट डिवाइडिंग टू सिमिलर क्वांटिटीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है? यू आर नॉट डिवाइडिंग टू सिमिलर क्वांटिटीज, यू आर डिवाइडिंग टू डिफरेंट क्वांटिटीज, यू आर डिवाइडिंग टू डिफरेंट क्वांटिटीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सुनना भाई, ध्यान से सुनना सब लोग, कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है? डेंसिटी है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी अगर मास अपॉन वॉल्यूम है, डेंसिटी अगर मास अपॉन वॉल्यूम है, तो यहाँ पर कोई ऐसा फिजिकल कंपल्शन नहीं है कि यहाँ पर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्वांटिटीज जो हैं वो आपकी फिजिकली या डायमेंशनली सेम होनी चाहिए। ऐसा कोई भी, अगर आप ध्यान से देखें, ओके, ऐसा कोई भी पर्टिकुलर कंपल्शन नहीं है, ओके, ऐसा कोई भी आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंपल्शन, अगर आप ध्यान से देखें, नहीं है। बिकॉज व्हेन यू आर डिवाइडिंग टू क्वांटिटीज देयर इज नो सच फिजिकल कंपल्शन, डायमेंशनल कंपल्शन associated with a quantity. See, I am going very slow. It may feel, भाई ये टॉपिक ही ऐसा है कि यहाँ पर हम इसको इंटरेस्टिंग या इंटरेस्ट यहाँ पर जनरेट एक पॉइंट के बाद ही कर सकते हैं। और वैसे भी जब आप किसी रूल्स के बारे में पढ़ते हो थ्योरेटिकल, जैसे हमने एग्जांपल्स लिए, तो आप लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे भाई, वो मजा आएगा, उसको करने में मजा आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि यू कैन टेक इंटरेस्ट, और उस पॉइंट पे दोनों पार्टी इन्वॉल्व है, मैं भी आप भी, और जब दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो मजा आता है, ठीक है? बट जहाँ थ्योरी आती है उसमें ऑब्वियस सी बात है कि हम उसमें स्लो जाना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी पॉइंट हम ऐसे सिर्फ निकल के नहीं जा सकते, नहीं तो अगला जब न्यूमेरिकल आएगा तो दिक्कत होगी, ठीक है? तो ऐसी चीजों में बोरियत एक्सपेक्टेशन पहले से थोड़ी रखनी है। आई ट्राई टू मेक इट अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्टिंग, ठीक है? बट उस इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए जब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं ना, जब हम सिचुएशंस लेते हैं, तो वो कॉम्पिटिटिवनेस आपको मजा दिलाती है कि हाँ यार मजा आ रहा है। बट ये चीज थ्योरी है, और थ्योरी के अंदर आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच लेनी पड़ती है, ओके? तो यहाँ पे डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, पर यही जब हम स्ट्रेट लाइन में एंटर करेंगे ना, तब ये बोरियत नहीं होती, वहां मजा आता है, क्योंकि सवाल दिख रहे हैं, गाड़ी चलती हुई दिख रही है, ठीक है? लॉस ऑफ मोशन में बॉडी चल रही है, मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन है, वहां फील होता है क्या हो रहा है। तो वो जब आपको दिख रहा है ना आपके आंख के सामने, अब डायमेंशनल एनालिसिस है भाई, यूनिट है, आधी चीजें याद करनी है, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? इंटरेस्टिंग बनाएंगे, बट जब सवाल आएंगे तब बनेंगे, है कि नहीं भाई? अब देखो, इसके लिए सवाल लेते हैं और नोटबुक पेन सब लोग निकाल लेंगे, क्योंकि पिछला वाला सवाल मैंने किया था, इस बार मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से, ठीक है? सवाल थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट ट्राई करिए, नोटबुक पेन सब तैयार रखो, ठीक है? सवाल आते ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? फिर मैं समझाऊंगा भाई, पिछला वाला सवाल पहले मैंने किया, फिर आपको मैंने उसमें अगले रूल पे आ गया। इस बार वाला सवाल मैं पहले सिर्फ मैं आपके प्योर अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर वो सवाल आपके ऊपर छोड़ूंगा, चिंता मत करना। सही गलत मैं एक्सपेक्टेशन रख के अगर आपके साथ अभी डिस्कशन करूं, और आप अगर अपने मन में सही गलत सोच कर क्वेश्चन को सॉल्व करें, सीखोगे नहीं। बिंदास होके क्वेश्चन को ट्राई करो, बस ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक इक्वेशन है, F इज इक्वल टू ए टी अपॉन बी प्लस एम, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, F इज इक्वल टू ए टी अपॉन बी प्लस एम, ठीक है? दिस इज ए क्वेश्चन, क्वेश्चन है मतलब आप करेंगे सही गलत, उसमें से 10% भी हो गया, 1% भी नहीं हुआ, ये चिंता करके अगर कोई करेगा, मैं लिख के देता हूँ, सीखना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो अपने को सीखना है, एफ इज इक्वल टू ए टी अपॉन बी प्लस एम, ठीक है? यहाँ ये इक्वेशन है, एफ है आपका फोर्स, ठीक
ओके, बीच में थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएशन आया था, ठीक है, बीच में थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएशन आया था, तो मैं शांत हो गया था, ठीक है। अभी मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? यस सर। ओके, बीच में थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएशन आया था, इसलिए मैं उस टाइम पे शांत हो गया था। तो देखिएगा, F इज इक्वल टू AT अपॉन B प्लस M, ठीक है, F इज इक्वल टू AT अपॉन B प्लस M, ठीक है। तो फोर्स यहाँ F क्या है? फोर्स है, T आपका टाइम है, और M आपका मास है। नोटबुक पेन सबके तैयार होंगे, ठीक है, नोटबुक पेन सबके तैयार होंगे, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई, ठीक है। और देख लेना, किसी का भी कैमरा ऑन करके बोलूंगा भाई नोटबुक दिखाओ, इसलिए नोटबुक पेन सब लेके बैठ जाओ। नहीं, अब कोई अगर मूवी की तरह खाली हेडफोन लगा के सुन रहा है, पूरा खत्म कर रहा है, ये गलत होगा, ठीक है भाई, मेरे कंटेंट के साथ गलत होगा, जो हम मेहनत कर रहे हैं उसके साथ गलत होगा। नोटबुक लेके बैठो, नोटबुक पेन सबके पास होनी चाहिए, नहीं तो कैमरा ऑन करके बोलूंगा शो द नोटबुक, ठीक है। तो F इज इक्वल टू AT अपॉन B प्लस M। अब F है यहाँ पर फोर्स, T है टाइम, M है मास, ठीक है। मेरा क्वेश्चन सुन लो, फाइंड द फाइंड द फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A एंड B। A एंड B देख रहे होंगे सब लोग कि A यहाँ पर आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है, A T के साथ मल्टीप्लाइड दिख रहा होगा, ठीक है। A T यहाँ पे आपको जो है दिख रहा होगा, T के साथ मल्टीप्लाइड दिख रहा होगा, ओके, T के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाइड है। A आपका यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, A आपका यहाँ पर कांस्टेंट है और B यहाँ पर एक कांस्टेंट है। अब सुनो, मैं जैसे ही कांस्टेंट बोलता हूँ ना, तो मुझे पता है आपके दिमाग में एक लाइट जलती है, कांस्टेंट मतलब डायमेंशन लेस होगा। मैंने एक बार भी आपको, जब मैंने 4 वर्ड बताए ना, तो उनका पर्पस यही था, ठीक है। मैंने जब 4 वर्ड आपको बताए तो उनका पर्पस यही था कि आप ये ना सोचें सर, ठीक है, ओके, ध्यान से देखिएगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ओके, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो इसमें A और B, ये जो आपके दो क्वांटिटीज हैं, ठीक है, मैं अगर कांस्टेंट कह देता हूं, ठीक है, मैं अगर कांस्टेंट कह देता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डायमेंशन लेस ही होगा। भाई हमने पढ़ा ना, कांस्टेंट दो तरह के हो सकते हैं, डायमेंशन लेस भी हो सकते हैं और डायमेंशनल भी हो सकते हैं। तो मेरा सवाल जो है उसमें A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। आई विल गिव यू 3 to 4 मिनट्स, 3 से 4 मिनट के लिए मैं एकदम चुप हो जाऊंगा, ठीक है, शांत हो जाता हूँ। यस अभिजीत बोलो। सर सॉल्व। हो गया? यस सर। बहुत बढ़िया भाई, चलो चलो हैंड रेज कर लो यार, बहुत बढ़िया, जिनका हो गया कर लो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओहो, नोटबुक कई लोग पहले से लेके बैठे थे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यस, कर लो भाई, जिनका जिनका हो गया हैंड रेज कर डालो भाई, कर डालो, हैंड रेज कर डालो। यस, वेरी गुड, सबका हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई विल वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स, डोंट वरी, आई विल वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स। चीज़ें सिंपल हों, आसान हों, लग रही हैं, ठीक है। अभी देखिए, ऑब्वियस ही बात है, व्हेन व्हेन वी स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर थ्योरी, तो उसका जो न्यूमेरिकल रेलेवेंस है, ठीक है, व्हेन वी स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर थ्योरी, तो उसका न्यूमेरिकल रेलेवेंस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इट मेक्स सेंस, ओके, वैसे वैसे इट मेक्स सेंस, मोर सेंस जनरेट करने लगता है। तो हम सवालों का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, डिफिकल्टी लेवल है, उसको और इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सवालों का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, डिफिकल्टी लेवल है, उसको हम और इंक्रीज कर सकते हैं। वो धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे होता जाएगा। चलिए, यस, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर काफी लोगों ने हैंड रेज कर दिया है। स्टिल आई विल वेट फॉर, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसी हो जाए कर दो भाई। यस 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 यस,
चलिए 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 ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो एक क्वेश्चन भी है और जो ऊपर हमने पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि ये एक सिचुएशन है और क्वेश्चन भी है जो ऊपर हमने पढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इससे एसोसिएटेड सॉल्यूशन है पहले उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए भाई, जिन लोगों ने कर लिया बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिएगा। और इट इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पहला सवाल है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं सही गलत बिना एक्सपेक्ट किए इस सिचुएशन को बस चाह रहा हूँ कि आप लोग सॉल्व करें, सही गलत सोच के नहीं, इस मेरा कंसर्न ही नहीं है वो पॉइंट। ठीक है, अब देखो एफ जो है, सॉल्यूशन देखिएगा पूरा इसका। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, एफ जो है भाई, हमने ये पढ़ा कि डायमेंशनली एलएचएस और डायमेंशनली आरएचएस, डायमेंशनली एलएचएस और डायमेंशनली आरएचएस, ओके, डायमेंशनली एलएचएस और आरएचएस सेम होना चाहिए। इसका मतलब अगर फोर्स की बात करें, चलो रुकिए इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करके आते हैं, पूरा भूल जाइए, सिर्फ बी प्लस एम को देखिए। डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा होगा बी प्लस एम, ठीक है, डिनोमिनेटर में आपको इक्वेशन में दिख रहा होगा बी प्लस एम। लेट्स ब्रेक डाउन द क्वेश्चन एंड देन सॉल्व इट। ठीक है, डिनोमिनेटर में सबको दिख रहा होगा बी प्लस एम, एम क्या है, मास है, तो बताइए बी क्या होगा, मास। तो बी भी मास होना चाहिए, बिकॉज आप दो क्वांटिटीज, ये तो पहला रूल है ना, ये तो पहले सीखा अभी थोड़ी, ठीक है, और जो m है वो आपका मास है, m आपका मास है, और जो b है, b है वो भी मास ही होना चाहिए। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन फॉर दैट कि भैया यहाँ पर आपका जो m है वो कुछ और होगा, b आपका कुछ और होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो b और m जो मास है, ठीक है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आपका मास है, आप ध्यान से देखें, ठीक है, वो m है और b भी आपका मास होना चाहिए, मतलब b का काम तो हो गया। तो b इज व्हाट, डायमेंशनली m, b is dimensionally m. Now the thing is, सुन ध्यान से सुनना, तो इसका मतलब अगर मैं डायमेंशनली लिखूं तो LHS है डायमेंशनली फोर्स, RHS होगा डायमेंशनली A इंटू डायमेंशनली T। ठीक है, पहले मैं क्वांटिटी लिख रहा हूं, फिर मैं उसका सिंबल लिख रहा हूं, देखिए कैपिटल T। डिनोमिनेटर में सिर्फ M लिखूंगा, M मतलब मास लिखूंगा। अब यहाँ पे क्या होता है, सुनना, अब यहाँ पे क्या डाउट आता है, ठीक है, यहाँ पे क्या डाउट जनरेट होता है कि सर, ठीक है सर, नीचे तो दो क्वांटिटी लिखी थी b प्लस एम, आपने तो सिर्फ एक सिंगल m लगाया, मैं किस m के बारे में, देखिए मैं दो चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, दो चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ, उसके ऊपर आप फोकस करिएगा, पिंक कलर से हाईलाइट किया है भाई। फोर्स जो है वो डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखें तो वो है b प्लस एम, फोर्स है आपका b प्लस एम, b मास है वो तो अपने को पता है, और अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर में आप b प्लस एम, वो तो मैथमेटिकल है ना भाई, आप तो डायमेंशनली इक्वेट कर रहे हैं, आप तो डायमेंशनली यहाँ पर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, आपका रिलेशन डायमेंशनल है ना, आपका रिलेशन क्या है, डायमेंशनल है। इसका मतलब यहाँ पर जो कैपिटल M है उसको एक ही बार लिखेंगे आप, ये नहीं कि आप दो बार लिख के उसको 2m कर देंगे, ये समझना भाई, वी आर नॉट एडिंग b एंड m, वो तो इक्वेशन में b और m लिखा है, बट डायमेंशनली आप उनको लिटरली ऐड थोड़ी कर रहे हैं, आप उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो डायमेंशनली LHS इज फोर्स एंड डायमेंशनली RHS इज A इंटू टी अपॉन M। ठीक है, अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अब तक हमें अच्छे से याद हो गया होगा, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं m1 L1 T-2, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और कैपिटल A का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकालना है, तो जो बाकी चीजें हैं उसको हम LHS में भेज दे रहे हैं, देखिए T यहाँ पर आ गया और M यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, M यहाँ पर ध्यान से देखिए मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप अगर ध्यान से देखें, ठीक है, तो हमने डायमेंशनली LHS और RHS को पहले इक्वेट किया, जो हम डायमेंशन जिसका सबसे पहले निकाल सकते थे वो हमने निकाल लिया, एंड आफ्टर दैट, ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें, उसके बाद अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो
जो आपका ए है, डायमेंशनली ए इज मास, यानी m मल्टीप्लाई, मैंने क्या किया, रीअरेंज किया, और कुछ तो किया नहीं यहाँ पे, रीअरेंज किया, तो फाइनल जो रिजल्ट ए के लिए आ जाएगा वो ध्यान से देखिएगा, वो आएगा m2, ठीक है, m2 l1 t माइनस 3 m2। हाँ बच्चे बोलना, कुछ गलत सर अगर यहाँ हुआ, हाँ बोलो। नहीं सर, मतलब सर आपने हाँ जैसा बताया कि हम एक ही मास मतलब काउंट करेंगे, हाँ हाँ तो हाँ अगर हाँ। सर हम अलग अलग करके करते हैं तो मतलब 2m² आ जाता है, और बच्चे नहीं, आप वो नहीं कर और सकते ना, 2 तो बिकॉज यू आर डायमेंशनली डीलिंग, नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो पहले। आप थोड़ी देर के लिए b प्लस एम नहीं, टोटल डायमेंशन, आप डायमेंशन ऐड नहीं करते ना, इसलिए मैंने याद करना, जब मैंने डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट किया था तभी मैंने बार बार कहा था एक चीज, कि ये आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, वी आर कंपेयरिंग, वी आर सॉल्विंग डायमेंशनली। आप यहाँ पे b और m को ऐड नहीं कर रहे हो, वो तो इक्वेशन में लिखा हुआ है, बट मैं जो सवाल आपसे पूछता हूँ, b का डायमेंशन किसका होगा, मास का होगा, यस सर। हाँ, और m भी मास है, तो दो मास को ऐड करोगे तो क्या आएगा, मास ही आएगा, यस सर, है बट कि नहीं? आंसर हाँ, मतलब सेम ही आ रहा है जैसा आप बता रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? नहीं सेम ही आएगा ना बच्चे, आप टू अगर नीचे लिखोगे तो टू लिख भी दोगे तो टू क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है ना, तो उसको तो वैसे भी आप आंसर में नहीं कंसिडर करने वाले ना आखिरी में, टू तो यस डायमेंशन लेस है, नंबर है, तो उसको लिखने का मतलब नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो लिखना मतलब, आप यहाँ पे अगर ऐसा सोचोगे कि b प्लस एम मतलब 2m, तो दो m आपने ऐड किए हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, b प्लस एम इज डायमेंशनली इट विल बी मास, आप टू वहां पे लिख भी दोगे ना, टू वहां पे लिख भी दोगे तो उससे कुछ रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि वो डायमेंशनलेस है, बट अगर ये यहाँ पे आपने ऐसा सोचा ना, तो आगे किसी क्वेश्चन में फंस जाओगे, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको ऐसा सोचो कि डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में दो क्वांटिटीज ऐड कर रहे हैं, और एडिशन रूल में हमने पढ़ा कि जब आप दो क्वांटिटीज को ऐड करते हो तो वो डायमेंशनली सिमिलर होनी चाहिए, तो यहाँ पर b और m डायमेंशनली सिमिलर है, तो आप एक ही डायमेंशन उनके लिए इस्तेमाल करोगे, आप b के लिए m और m के लिए m लिख के 2m नहीं लिखोगे, वो यहाँ तो ठीक है, आपका आंसर लास्ट में वैसे भी वही आने वाला है, क्योंकि टू डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, नंबर है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब आप आगे जाओगे तब कहीं फंस जाओगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर वी आर डीलिंग डायमेंशनली, तो आप ऐसा सोचो कि पूरे के पूरे डिनोमिनेटर का डायमेंशनल फॉर्मूला m है, तो आप डायमेंशनली एनालाइज करोगे तो m लिखोगे, ओके, व्हाट माय पॉइंट। थैंक यू सर। वेलकम बच्चे, वो आगे जाएंगे ना तो दिक्कत होगा, मुझे पता है ये पॉइंट पे, और ऐसा नहीं कि ये कोई मतलब इरेलेवेंट चीज है, बट जैसे ही आगे जाएंगे वहां पे जब क्वेश्चन आएगा तो हम इस पॉइंट पे फंस जाते हैं, तब दिक्कत होती है, इसीलिए मैं इस पॉइंट पे, हाँ किसी को डाउट है भाई इस पॉइंट यहाँ तक? No, sir. नो सर। ओके भाई, क्या बोर हो गए क्या यार, ऐसे नो बोल रहे हो, बोर तो नहीं हो कोई? हाँ सर। नो सर। सच थोड़ी बताओगे यार, चलो कोई नहीं। देखो भाई, हम देखो पूरी कोशिश करेंगे इंटरेस्ट जनरेटेड रखने के लिए, और जो चीज कर रहे हैं आई नो कि कुछ लोगों को सिंपल लगेगा, कुछ को डिफिकल्ट लगेगा, कुछ जल्दी सीखेंगे कुछ लेट, चिंता मत करना, जब तक सब सीखोगे नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं, बोर हो भी रहे हो तो कोई बात नहीं भाई, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना, बट आई टेक इट पॉजिटिवली, डोंट वरी। मैं अगर बोरियत जनरेट होती है, इसीलिए हम लेक्चर का एक ड्यूरेशन लेके चलते हैं, लंबे लेक्चर इसलिए नहीं ले रहे हैं, लेंगे भी तो उसको पार्ट में डिवाइड करके लेंगे, ओके, सो दोनों साइड से सोचना पड़ेगा, है कि नहीं, चलिए अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तो जो क्वांटिटी हमने कंसिडर की, ठीक है, ये आपके तीन रूल थे, अब फोर्थ रूल आएगा, ठीक है, बट द थिंग इज कि फोर्थ रूल में अभी लूंगा नहीं, फोर्थ रूल में नहीं लेना चाहता, फोर्थ रूल में इसलिए नहीं लेना चाहता, ठीक है, फोर्थ रूल में इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि अगर मैंने वो रूल अभी ले लिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस बात को समझिएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखें, ओके, तो फोर्थ रूल में ना नए फंक्शंस हैं, नए टाइप के फंक्शंस आपके आते हैं, नए टाइप के आपके फंक्शंस आते हैं, अब नए टाइप के फंक्शंस को अगर मैं अभी आपके सामने लिख दूंगा तो ये हो जाएगा कि लास्ट में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, और लास्ट में मैं कंफ्यूजन नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, पैकेज आप उसके लिए सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है,
एक और असाइनमेंट जल्दी आपके चैनल पर मैं अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। एक और असाइनमेंट आपके चैनल पर अपलोड होगा और उसमें अब मैं वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ सिचुएशंस, ठीक है, एक्यूरेसी प्रिसीजन से रिलेटेड कुछ पॉइंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंटिंग में हमने पहले वाले में लिया था, बट फिर भी मैं कुछ और एग्जांपल्स लूँगा। और मेरा जब मैं असाइनमेंट ले रहा हूँ तो उसमें मेरा जो मेन फोकस होगा वो आपके पैकेज के जो क्वेश्चंस है ना, उसके जैसे ही रेलेवेंट क्वेश्चंस, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कंसिडर करने का होगा, ठीक है, ताकि मोस्ट ऑफ द डाउट्स आर टेकन इन द असाइनमेंट इटसेल्फ। और अगर मैं पैकेज के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर मैं कुछ पैकेज के क्वेश्चन दे रहा हूँ तो उन पैकेज के क्वेश्चंस में मैं आपको ये लिख कर बताऊंगा कि हाँ भाई ये वाले नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने हैं, बिकॉज अब हम उस पॉइंट तक रीच कर गए हैं कि हम इस चैप्टर के हर एक सवाल को अटेंड कर सकते हैं। हाँ, डायमेंशन एनालिसिस में 4th रूल के बारे में बात कर लेंगे और जो 3 हमें एप्लीकेशन लेने हैं उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में विल बी एबल टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। और फिर हम चलेंगे मैथमेटिकल टूल्स पर, जो 2 साल के लिए हमें पूरी मैथ्स पढ़नी है। डरना मत भाई, मैथ्स सुन के कई लोग ऐसा सोचें कि यार फिर पढ़ाएगा ये मैथ्स, ठीक है, ये मत सोचना। यस जीत बोलो। सर मैंने वो क्वेश्चन अपलोड किया था, वो कब कराएं? बच्चे हाँ, वो क्वेश्चन के लिए आप मुझे एक्चुअल क्वेश्चन अपलोड करिए पहले। तो जो क्वेश्चन आपने अपलोड किया है वो आपने अपने हाथ से बना के ड्रॉ करके किया है, उस क्वेश्चन से आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू द प्रॉपर मेजरमेंट। मैं वहीं पे लिखने वाला था बट मैंने कहा आप यहाँ बोलोगे तो मैं आपको बताऊंगा। जिस भी बुक से स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ? एक्चुअल क्वेश्चन जिस भी बुक मतलब में सर है वो कहीं भी ऑनलाइन है, देखा। हाँ ऑनलाइन देखा यहाँ, क्योंकि देखो ऑनलाइन देखोगे उसमें आंसर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, मैं अभी उस पर स्ट्रेस नहीं दे सकता। तो आप एक्चुअल क्वेश्चन था उस एक्चुअल क्वेश्चन को पोस्ट करिए। मैं ऐसे हाथ से बना के क्वेश्चन में क्या दिक्कत होगी, बिकॉज द क्वेश्चन विच यू आर पोस्टिंग है ना, वो क्वेश्चन है ही देख के करने वाला, फिगर को देख के करने वाला। अब उसमें अगर एक आध यूनिट आगे पीछे हो गई तो आंसर भी 2.89, 2.88, 2.87 इस तरह से दिए हैं, तो उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे हम। ओके, सो आप उस क्वेश्चन को, एक्चुअल क्वेश्चन को, और सबसे पहले मैं देखो पहले बता रहा हूँ, पैकेज प्राइम फोकस है। पैकेज में आपको इस जो क्वेश्चन आपने पोस्ट किया है वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, फिगरेटिव नहीं, न्यूमेरिकल मिलेंगे। असाइनमेंट में उससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपने पोस्ट किया है। तो क्वेश्चंस की कमी नहीं होगी, बट एक ऑर्डर फॉलो करना है, वो ऑर्डर सबको फॉलो करना है, तभी हम एक डिस्कशन पे रह पाएंगे। क्योंकि रैंडम क्वेश्चंस के लिए दिक्कत नहीं है, मैं कभी डिस्करेज नहीं करता भाई। रैंडम क्वेश्चन तो मैं इतने कराऊंगा ना आपको कि आप थक जाओगे करते करते, ठीक है। मैं जो साल भर के अंदर 11th के कोर्स करिकुलम में आप इतने रैंडम क्वेश्चन देखोगे, और मैं एक बुक फॉलो नहीं करता, ठीक है। मेरे पास फिजिक्स में जितनी बुक्स हैं मैं आपको उनके एक एक नाम बताने बैठूं, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग, मेडिकल, जिपमेर, KVPY, ठीक है, NTSC, हर तरह का प्रिपरेशन पहले, हर एक पर्टिकुलर एग्जाम का एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे इसको पढ़ा रहा हूँ। तो क्वेश्चंस जो होंगे उसकी लिमिटेशन कभी मत फील करना। मैं नीट पे कभी रुकता ही नहीं हूँ। मेरा कंटेंट, आप किसी से भी पिछले साल कोई दोस्त आपका हो तो पूछना उससे कि कंटेंट वाइज आई विल नॉट लिमिट माई सेल्फ टू अ पर्टिकुलर नीट। मैं नीट के बेसिस पे, हाँ लास्ट में टेस्ट सीरीज होगी तो वहाँ पे ऑब्वियस ही बात है आपको नीट के क्वेश्चन ही मिलेंगे, ठीक है, नीट पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे, बट हम डिफिकल्टी वहाँ तक नहीं छोड़ेंगे। असाइनमेंट भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपके पैकेज से ज़्यादा डिफिकल्ट असाइनमेंट क्या है, और जो नेक्स्ट असाइनमेंट आएगा वो आपके पैकेज के क्वेश्चन और भी उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होंगे, लेकिन पहला प्राइम जो कंसर्न है वो पैकेज है। पैकेज, जो आपका पैकेज कंप्लीट होगा देन एवरीथिंग विल मेक सेंस टू यू। ओके, तो जो क्वेश्चन आपने अपलोड किया है वो आप उसका जो एक्चुअल पिक है वो अपलोड करिए। ओके, देन आई विल सॉल्व द क्वेश्चन, डोंट वरी। यस, चलिए। और फिर से कह रहा हूँ भाई, हमारा प्राइम फोकस पैकेज होना चाहिए। मैं आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, आई विल गिव यू n नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, ठीक है। उतना मेरे पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि मैं एक बुक को फॉलो करूंगा ही नहीं। हर बुक में 150 क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं आपको हर बुक का नाम बोलता जाऊं, आप सॉल्व करते जाएं, तो आप समझ जाइए साल भर में आप या 2 या 3 चैप्टर भी खत्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का रैंडमनेस मैटर नहीं करेगा, क्वेश्चन का सीक्वेंस मैटर करेगा, द वे यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर कंटेंट। मैं 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, मैं आपको कई साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, n नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने से सिलेक्शन इंश्योर नहीं होगा, कंटेंट इंश्योर नहीं होगा। सीक्वेंस में कंटेंट को सॉल्व करने से सिलेक्शन इंश्योर होगा। जानवी का 167 ऑल इंडिया रैंक था, ठीक है, 167 नीट ऑल इंडिया रैंक,
ओके इस बार ऋषिकेश 227, ठीक है। उससे पहले जयत्री 27 ऑल इंडिया रैंक, ओके। एम्स में जाके बैठे हुए हैं बच्चे। मैं इनका आपको जो इनके पीछे का जो सॉल्विंग पार्ट है वो बता दे रहा हूँ। कंटेंट 10 उठाने से नहीं होगा, सुन लो। एंड आई एम नॉट डिस्करेजिंग, आई एम बीइंग वेरी पॉजिटिव अबाउट माई सब्जेक्ट। मैं मेरे सब्जेक्ट में कोई एक्स्ट्रा चीज करता है मुझसे, आप खुद सोचो ना, एक टीचर को उससे ज्यादा खुशी क्या मिलेगी कि उसने पढ़ाया और आप इतना पॉजिटिव हो उस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। दो वी आर वेरी प्रोफेशनल बट स्टिल ट्राई टू फील दैट पॉइंट। तो एक कंटेंट को ईमानदारी से शुरू करके एंड तक ले जाना जरूरी है, पहला वो प्राइम कंसर्न होगा। और इसलिए नेक्स्ट असाइनमेंट जो आएगा उसमें डिफिकल्टी और पैकेज का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा, ओके। देन विल हैव अ डिस्कशन फॉर बोथ द असाइनमेंट्स टुगेदर, ओके, बिकॉज हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। चलिए मैं और नहीं आपको यहाँ पे आपका टाइम लेता हूँ, यहीं तक रखते हैं डिस्कशन को। नेक्स्ट क्लास में 4th रूल को लेंगे और फिर 4th रूल और जो उसका एप्लीकेशन है चारों रूल के एक साथ उस पर बात करेंगे, ओके। चलिए तो आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे एंड विल हैव अ पॉजिटिव डिस्कशन अबाउट एवरीथिंग। चलिए थैंक यू वेरी मच एवरीवन। Thank you, Bye, sir. sir. Thank बाय you, बच्चे, sir. सर Bye, वेलकम sir. बच्चे। हाँ बच्चे बोलो बोलो, कोई बोल रहा है? कृतिन सर बोलो। हाँ बोलो सर बोलो। वो हाँ सर क्वेश्चंस आपने सर आप डायमेंशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट ना करे सॉल्विंग के वक्त तो चलेगा सर? बट ये बहुत बिल्कुल मिस हो जाता चलेगा, है बाद में। कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट आंसर करेक्ट आना चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाओगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाना क्यों? क्योंकि मैं भैया मैं तो टीचर हूँ ना, मैं तो सिखा रहा हूँ। अब सिखाते टाइम तो मैं आपको कैसे सिखाऊंगा? आइडियली सिखाऊंगा, हर चीज़ आइडियल वे में सिखाऊंगा, है ना। बाद में जब आप उसको सीखते हो, अप्लाई करते हो, न्यूमेरिकल मार्क करते हो, उसमें आप जितना छोटा अपना तरीका बनाना चाहो कि आपका एक क्वेश्चन जितने छोटे पॉसिबल वे में हो जाए उतने छोटे पॉसिबल वे में करो। दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ कंसर्न, लास्ट आंसर करेक्ट आना चाहिए, ओके। ओके सर, थैंक यू यस सर। वेलकम। चलो बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir. बाय बच्चे, वेलकम बच्चे। बाय सर।